भारत चाइना और अमेरिका से आगे नहीं निकल सकता। खास तौर से अगर हम आज के इंडिया की बात करें तो आज की डेट में इंडिया की जो सिचुएशन है और जिस डायरेक्शन में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वो देख के तो ऐसा लगता है कि कम से कम अगले 100 सालों तक भी इंडिया इन दोनों कंट्रीज को बीट नहीं कर सकता, इनके आगे नहीं निकल सकता। और मैं तो यही कहूंगा कि इनसे compete करना भी मुश्किल है। और मैं ये बात आजकल के होने वाले सीजीपी प्रोटेस्ट के बेस पे नहीं कर रहा। मैं आज के इंडिया को कंपेयर कर रहा हूं दुनिया की बाकी बड़ी इकोनॉमीज के साथ। और वो सारी इकोनॉमीज आज की डेट में जो डेवलप कंट्रीज हैं, उन्होंने एक पाथ को फॉलो किया यहां तक पहुंचने के लिए। तो मैं उस पाथ को कंपेयर कर रहा हूं इंडिया के पाथ के साथ, जिस पाथ पे इंडिया आज की डेट में है। और वो देख के तो साफ साफ ये समझ में आता है कि इंडिया कहीं दूर दूर तक भी इस रेस का हिस्सा ही नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट ये बोलते हुए भी मुझे दुख होता है और आई एम श्योर कि आपको भी ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा। बट ग्राउंड रियलिटी तो यही है और कभी ना कभी तो हमें इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब इंडिया का ऐसा पाथ क्यों है और इंडिया गलत पाथ पे क्यों है, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इसको इवेल्युएट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि हम डेटा देखें। रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं, नंबर्स क्या इंडिकेट करते हैं, पास्ट का ट्रेंड क्या बोलता है, हिस्ट्री में आज दिन तक क्या होता आया है। वही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि हम हवा में होने वाली बातों को तो रिलाई नहीं कर सकते। आज की डेट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, सोशल मीडिया पे इतना सारा कंटेंट बनता है, मीडिया की इतनी सारी कवरेज है, इतने सारे लोग हर तरह की बातें करते हैं हवा में, ना कोई डेटा ना कोई नंबर्स, इतने सारे फेक नैरेटिव्स भी बनते हैं। तो उन सब पे रिलाई करके अपनी ओपिनियन बिल्ड करना वो तो एक सही अप्रोच नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटीज को, डेटा नंबर्स को ही अपना बेस मानना पड़ेगा। और उनको देख के तो ये साफ साफ लगता है कि इंडिया अभी दूर दूर तक यूएस अमेरिका के कंपटीशन में ही नहीं है। और जितना जल्दी हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा है। अब इस पूरी डिस्कशन को हम आगे ब्रेक डाउन करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले मैं यहां पे एक बात ऐड करना चाहता हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इंडिया को लेकर बहुत पैसिमिस्टिक हो रहा हूं और इंडिया को लेकर बहुत नेगेटिव हूं, बट ऐसा नहीं है। मैं खुद चाहता हूं कि इंडिया ग्रो करे और मैं ये सब बातें आउट ऑफ कंसर्न ही कह रहा हूं। और मैं तो चाहता हूं कि इंडिया इन सब बाकी डेवलप कंट्रीज से आगे बढ़े, इन्हें बीट करे, बट वो रियलिस्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। आपको ये लगता होगा कि इंडिया कितना ग्रो कर रही है आज की डेट में। इंडिया का दुनिया में एक सिक्का है। इंडिया आज की डेट में दुनिया की टॉप 5-6 इकोनॉमीज में से एक है और आगे भी ऐसे ही ग्रो करती रहेगी। और अगर ऐसे ग्रो करेगी तो चांसेस हैं कि इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकती है। देखिए, इंडिया ग्रो कर रही है, बहुत सारे सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आगे भी ग्रो करेगी, हम सब चाहते हैं कि आगे भी ग्रो करे। पर इंडिया आगे ग्रो करेगी इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी कंट्रीज वहीं की वहीं बैठी रहेंगी। बाकी कंट्रीज भी तो ग्रो करेंगी, बाकी कंट्रीज में भी काम चल रहा है। तो इंडिया ग्रो करके यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाएगा और बाकी कंट्रीज यहीं की यहीं रहेंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। और अगर इसमें हम डेटा डाल के देखें तो आप देखिए, पिछले 5 से 6 सालों में इंडिया एक 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से 4.5-5 ट्रिलियन तक पहुंची। वहीं अमेरिका एक 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी से आज की डेट में कुछ 32-33 ट्रिलियन के आसपास स्टैंड करती है। अगर हम चाइना की बात करें तो 2019-20 में चाइना रफली 14-15 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। आज की डेट में वो 20-21 ट्रिलियन के आसपास है। तो व्हाट डज दैट मीन कि इन कंट्रीज ने ना सिर्फ इन पैरेलल ग्रो किया, बल्कि एक मच फास्टर रेट से ग्रो किया इन कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया चाहे ऑलमोस्ट डबल गई, 2.5 से 4.5-5, लेकिन फिर भी होलिस्टिकली बाकी कंट्रीज में 5-8-10 ट्रिलियन तक की मल्टीपल फोल्ड्स ग्रोथ हुई है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इंडिया अभी तो बाकी कंट्रीज के साथ कंपटीशन में भी नहीं है,
ग्रोथ रेट के मामले में। तो इन्हें बीट करना और इनसे आगे निकलना और विश्व गुरु बनना, वो तो अभी बहुत ही अनरियलिस्टिक सी डिस्कशंस है। हर कंट्री जो कामयाब हुई है उसका एक सेट टेम्पलेट था। अमेरिका का एक सेट टेम्पलेट था जिसको उसने फॉलो किया और वो कामयाब बनी। चाइना एक टेम्पलेट को फॉलो कर रही है, तो अगर इंडिया को चाइना की सक्सेस को मॉक करना है या फिर यूएस की सक्सेस जैसी कहानी लिखनी है, तो इंडिया को भी उस टेम्पलेट को मॉक करना पड़ेगा, उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। लेकिन इंडिया बिल्कुल उससे उल्टे रास्ते पे है। मान लीजिए इंडिया अगर आज की डेट में मध्य प्रदेश पे है और उसको वो टेम्पलेट फॉलो करने के लिए जाना है श्रीनगर, लेकिन वो रास्ते में कन्याकुमारी के, बिल्कुल उल्टे रास्ते पे इंडिया है। और इन सारे पॉइंट्स को फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं इंडिया का यूएसए के साथ, इन दोनों कंट्रीज की हिस्ट्री का। देखिए, इंडिया को आजाद हुए हो चुके हैं ऑलमोस्ट 80 साल, अमेरिका को आजाद हुए हो चुके हैं रफली 250 साल। एक कंपैरिजन करते हैं कि इन दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी आजादी के बाद आज तक क्या क्या इन्वेंशंस की हैं। अब ये कंपैरिजन एक बहुत ही आइडियल कंपैरिजन तो नहीं है। हम एक 80 साल की पोस्ट इंडिपेंडेंस की डेवलपमेंट को 250 साल के पोस्ट इंडिपेंडेंस की डेवलपमेंट के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते। ये एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो नहीं है। लेकिन फिर भी अमेरिका की इंडिपेंडेंस हुई 1776 में और उसने अपनी इंडिपेंडेंस के बाद शुरुआती 80-90 सालों में ही कुछ बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स कर दी थी। अब एक नजर डालते हैं कि क्यों इंडिया उस टेम्पलेट पे ही नहीं है जिस टेम्पलेट पे यूएस था। देखिए, शुरुआत के 100 सालों में ही आप अमेरिका की डेवलपमेंट्स देखिए, और ये डेवलपमेंट्स उस टाइम पे थी, आज से 200-250 साल पहले, जब इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। दुनिया बिल्कुल अलग थी, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, इतना एक्सपोजर नहीं था। सबसे पहले अमेरिका ने कॉटन की प्रोसेसिंग को रेवोल्यूशनाइज किया। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था अपने टाइम में। इसके बाद अमेरिका ने इन्वेंट किया टेलीग्राफ, जिसने एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ा। फोनोग्राफ का इन्वेंशन अमेरिका में हुआ, जो एक प्लेबैक सिंगिंग का डिवाइस है और ऑडियो वॉइस के रिकॉर्डिंग में काम आता है। वो उस टाइम के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। लाइट बल्ब का इन्वेंशन अमेरिका में हुआ, टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ। ये सारी इन्वेंशन शुरू के 100 सालों में हुई उस जमाने में। अगर हम सिर्फ हिस्ट्री में पिछले 100 साल देखें तो अमेरिका ने तो कमाल ही कर दिया है। अगर हम इन्वेंशंस की बात करें, उन्होंने क्या क्या डेवलप किया और दुनिया को क्या क्या एडवांसमेंट्स दी हैं। सबसे पहले 1903 में हवाई जहाज की इन्वेंशन हुई। उसके बाद 1940s में न्यूक्लियर रिएक्टर्स, 1947 में ट्रांजिस्टर, जिसने आजकल के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक फाउंडेशन रखी। 1960 में लेजर, जो आजकल की मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद 1970s में तो कमाल की इन्वेंशन हुई जिसने दुनिया का नक्शा ही चेंज कर दिया। इंटरनेट, माइक्रो प्रोसेसर्स, जीपीएस, हैंडहेल्ड मोबाइल डिवाइस जो सबसे पहले मोटोरोला ने लॉन्च किया था, पर्सनल कंप्यूटर्स, लेट 90s में सर्च इंजन्स, गूगल्स, 2000 में स्मार्टफोन्स, एप्पल, और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम ये सारी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की बात कर रहे हैं जिसने दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और ये सारे डेवलपमेंट्स का फायदा आज की डेट में दुनिया का कोना कोना यूज करता है और हर कंट्री को इससे फायदा हुआ। आप सोचिए, इसके अलावा और कौन सी माइक्रो लेवल की इन्वेंशंस भी होंगी जिसके बारे में हम कहां तक बात कर पाएंगे। इतनी सारी इन्वेंशंस सिर्फ अमेरिका में क्यों हुई? ये सिर्फ एक 250 साल पुरानी कंट्री है। अमेरिका का इतिहास वैसा नहीं है जैसे इंडिया का है। इंडिया एक 5000 साल पुरानी सभ्यता है। इंडिया के साथ साथ इजिप्ट थी, इराक थी, चाइना थी। तो अमेरिका कोई उतनी पुरानी सभ्यता नहीं है। सिर्फ 250 सालों में इन्होंने दुनिया का नक्शा ही चेंज कर दिया। तो मेरे हिसाब से अमेरिका को एक केस स्टडी की तरह देखना चाहिए कि कोई कंट्री ऐसा कैसे कर सकती है।
तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अमेरिका ने ये सब कैसे अचीव किया होगा। कोई बहुत रिच पास्ट हिस्ट्री नहीं है उसके बावजूद भी। देखिए, अमेरिका की फॉर्मेशन के बाद से ही अमेरिका ने स्पेसिफिकली 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उसको अपना पिलर बनाया। सबसे पहली बात, इन्होंने एक फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और यही रीज़न है कि आज की डेट में दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में से मैक्सिमम यूएस की हैं। उसके बाद अमेरिका ने रीजनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया कि इंसान रीज़न करे, सोचे, लॉजिकल थिंकिंग करे, अपना एक क्रिटिकल माइंड रखे, यानी कहीं ना कहीं रैशनैलिटी पे फोकस किया। इंसान रिस्क ले, डेवलप करे और एक ऐसा माइंडसेट बनाए कि लोग बिजनेस करें और एंटरप्रेन्योर्स बने। रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट किया। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अमेरिका धर्म के रास्ते से थोड़ा सा बाहर निकल गया। जाति, कास्ट, रिलीजन, इन सब से बाहर निकल गया। और आप देखिए, ये तीनों बातें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा ध्यान एजुकेशन पे देंगे, जब आपकी रीजनिंग डेवलप होगी, आपका क्रिटिकल माइंड बनेगा, तभी आप धर्म, जाति और ये सारी प्रथाएं, सुपरस्टिशन से बाहर निकलेंगे। ये सब बातें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन फिर भी ये बोला जा सकता है कि अमेरिका ने रिसर्च पे, एजुकेशन पे इन 3 पिलर्स को अपना बेस माना अपनी ग्रोथ का। और अमेरिका के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स जापान और जर्मनी में भी हुई। लेकिन जापान और जर्मनी की डेवलपमेंट्स को हम यूएस के साथ ही एट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन दोनों कंट्रीज पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहा है यूएस का। वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पे, वहाँ के डिफेंस पे, मिलिट्री पे, वहाँ की फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, वहाँ की इकोनॉमी के ऊपर, वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम्स के ऊपर कहीं ना कहीं यूएस ने अपना एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखा है। तो यूएस के साथ साथ जापान और जर्मनी में जो इतनी डेवलपमेंट हुई, उसका श्रेय भी आप यूएस को ही दे सकते हैं और यूएस के कल्चर को ही दे सकते हैं। तो ये है पिछले 250 सालों में और स्पेसिफिकली पिछले 100 सालों में यूएस में होने वाली बड़ी बड़ी इन्वेंशंस जो आज की डेट में हम सब लोग यूज करते हैं। मेरे इस रूम में जितने सारे गैजेट्स हैं, उसमें से 99% यूएस के हैं। यानी हम सबकी लाइफ कितनी आसान हो गई। अब इसे कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ। इंडिया को आज़ाद हुए हो चुके हैं 80 साल, और ये टाइम 1960s का, 70s का, 80s का, कम से कम 1780, 1790 और अर्ली 1800 से तो ज़्यादा एडवांस ही था। इंडिया में ऐसी कौन सी डेवलपमेंट हुई है जिसने दुनिया का नक्शा ही चेंज कर दिया हो, जिसने दुनिया को एक नई डायरेक्शन दिखाई हो? तो अब ये सोचने वाली बात है कि अगर इससे कंपेयर करें तो इंडिया में ये डेवलपमेंट्स क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इंडिया ने उतना इन्वेस्ट नहीं किया एजुकेशन के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया रैशनैलिटी की तरफ भी इतना नहीं किया। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप पूरी हिस्ट्री को रीड करें, जो जो कंट्रीज, जो जो सभ्यताएं, जहां जहां एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्पर, रीजनिंग को बढ़ावा मिला, वहां वहां एडवांसमेंट्स हुई, वहां वहां डेवलपमेंट्स हुई। और जिन जिन कंट्रीज ने ज़्यादा धर्म के रास्ते को फॉलो किया, वहां पे सुपरस्टिशंस आए, इतने हज़ारों तरह के रिचुअल्स आए, जाति, कास्ट, क्रीड आया, और वो अपने टाइम से 100-200 साल पीछे गए। ये रियलिटी है पूरी हिस्ट्री के, इसमें एविडेंसेस हैं। और जब हम टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट्स की बातें करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे कमरे में गैजेट्स कितने हैं, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, हमारी उससे लाइफ आसान हो गई। इसका मतलब ये है कि जिस कंट्री के पास ये सारे टूल्स होते हैं, ये टूल्स उस कंट्री को ताकतवर बनाते हैं, उसे पूरी दुनिया में एक इन्फ्लुएंस देते हैं, उसकी इकोनॉमी को इंप्रूव करते हैं, उसे पावरफुल बनाते हैं, उसे एक वर्ल्ड स्टेज पे रखते हैं। यूएस तो खैर लीडर है,
ये फायदे हैं इन एडवांसमेंट्स के और टेक्नोलॉजीज के, तो इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आज अगर हम ये चाहते हैं कि इंडिया पावरफुल बने, इन्फ्लुएंशियल बने, दुनिया में उसका सिक्का है, तो उसका एक टेम्पलेट है, उसका एक पाथ है। लेकिन उस पाथ पे अमेरिका है ही नहीं, इंडिया है ही नहीं, ना ही यूएस के पाथ पे है, ना ही चाइना के पाथ पे है। चलिए अब चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना आज की डेट में यूएस को एक भयंकर टक्कर दे रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ स्टडीज तो ये बताती हैं कि शायद वो यूएस से भी आगे निकल चुका है। और यूएस में खुद इस बात की मान्यता है कि चाइना अगले कुछ टाइम पे यूएस को एक बहुत बड़ा कंपटीशन देगा, और हो सकता है उससे आगे भी निकल जाए। चाइना बाय एंड लार्ज एक बुद्धिस्ट कंट्री है, ऐसा माना जाता है, ऐसा परसीव होता है, लेकिन चाइना में एथिज्म का कल्चर है। और चाइना की पिछले 50 सालों की डेवलपमेंट क्या है वो तो हम सब ने देखी ही है। इंडिया ने जिस रेट पे ग्रो किया उससे तो फास्टर रेट पे ही चाइना ने ग्रो किया, विच मीन्स कि इंडिया ना तो यूएस के टेम्पलेट पे है, ना ही चाइना के टेम्पलेट पे है। और अगर इस तरह की एडवांसमेंट्स देखनी है, इस तरह की डेवलपमेंट्स देखनी है, तो एक टेम्पलेट तो फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर हम आज की डेट में इंडिया की बात करें, तो मैंने क्यों कहा कि इंडिया इज ऑन द रॉन्ग पाथ, क्योंकि आप देखिए इंडिया में पिछले कुछ टाइम से धर्म को लेके बहुत ज्यादा पागलपंती मची हुई है। लोग धर्म को लेके बहुत ज्यादा कट्टरपंथी हो रहे हैं और रिलीजन को लेके फैनेटिक हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान है, पर पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में धर्म को फॉलो नहीं किया जाता। अमेरिका में भी लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग संडे को चर्च में जाते हैं, पर वो अपने एक्सट्रीम में नहीं पहुंचे। वहां पे धर्म को लेके कट्टरपंथी नहीं है। रास्ते जाम कर देने धर्म के नाम पे, जो करना है वो रास्तों में करना है, सारा आपका पूजा पाठ जो भी आपके धर्म को लेके रिचुअल्स होते हैं वो आप सबके सामने कर रहे हैं अपने आस पड़ोस में। इस तरह की पागलपंतियां नहीं है, जो पिछले कुछ टाइम से इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लोग यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, लेकिन इंडिया में आजकल ये सब बातें अपने एक्सट्रीम पे जा चुकी हैं। और अगर ये चीजें यहां से कट नहीं हुई, और अगर ये चीजें यहां से आगे बढ़ती रही, तो डेफिनेटली इंडिया चाइना और यूएस के पाथ पे तो नहीं चल रहा। अब यहां पे इंडिया के पास दो ऑप्शन हैं। या तो इंडिया जिस धर्म को लेके फेनेटिक पाथ पे है उससे आगे कंटिन्यू करे, पर उसका नुकसान ये है कि वो पाथ ग्रोथ, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, इनोवेशन के साथ बिल्कुल बिग कोरिलेशन में नहीं है। ये दोनों पाथ्स आपस में उल्टे पाथ हैं। हमें ऐसा लग सकता है कि इससे क्या नुकसान है, हम लोग धर्म के रास्ते पे भी चलेंगे और साथ में डेवलपमेंट भी करते रहेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आज दिन तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि वो इन्वेंशन करने के लिए हमारे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा एजुकेशन पे, रीजनिंग पे, रैशनैलिटी पे, लॉजिकल थिंकिंग पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे। और जब हम वो करेंगे तो हम धर्म के रास्ते पे चल ही नहीं पाएंगे। इट जस्ट कम्स वेरी नेचुरली टू ह्यूमन बींग्स। तो या तो हम धर्म के नाम पे जो कट्टरपंथी आजकल चल रही है उसके रास्ते पे चलें, लेकिन फिर हमें ये भूलना पड़ेगा कि हम चाइना, जर्मनी, जापान और खास तौर से यूएस जैसा ग्रोथ हम देख सकते हैं, क्योंकि उसका टेम्पलेट बिल्कुल अलग है। और आज की डेट में इंडिया में हो क्या रहा है कि हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट के साथ। और हम ये कहते हैं कि देखो पाकिस्तान के लोग भी तो अपने धर्म की इतनी इज्जत करते हैं, मिडिल ईस्ट में भी तो धर्म को लेके इतना वो है, तो अपने धर्म की रक्षा करना हमारा फर्ज है, हमको भी अपने धर्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है हमें पता है, मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज की हालत इंडिया से बेटर है, लेकिन मिडिल ईस्ट के पास बाय एंड लार्ज सिर्फ तेल के कुएं ही हैं। मिडिल ईस्ट ने इसके अलावा दुनिया में आज दिन तक कुछ बड़ा डेवलपमेंट करके नहीं दिया, जिसका फायदा पूरी दुनिया आज की डेट में उठा रही है। तो उनके पास अगर तेल के कुएं ना होते तो उनके पास क्या होता, आई डोंट नो। बट
इंडिया अपने आप को कंपेयर करना चाहती है मिडिल ईस्ट के साथ, पाकिस्तान के साथ, पर हम अपने आप को चाइना और अमेरिका के साथ क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? तो हिस्टोरिकली जो जो कंट्रीज ज्यादा धर्म के नाम पे रही हैं, फिर रिचुअल्स आएंगे, सुपरस्टिशंस आएंगे, जाति प्रथा, कास्ट, क्रीड आएगा, और उसका सक्सेस और डेवलपमेंट के पाथ से कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है ही नहीं। या तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम वो करते रहें जो हम आज के डेट में कर रहे हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने आप को पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट के साथ कंपेयर ना करें और धर्म को लेकर इतने फैनेटिक ना हो जाए। कंपेयर करें चाइना और यूएस के साथ और उस टेम्पलेट को फॉलो करें अगर हमें विश्व गुरु बनना है, अगर हमें ग्लोबल पाथ पे चलना है, दुनिया में अपना सिक्का जमाना है, क्योंकि उसका एक टेम्पलेट है और वो उस टेम्पलेट से ही मिलेगा। ये दोनों काम साथ में नहीं हो सकते कि हम धर्म के रखवाले भी बन जाएं और धर्म की रक्षा भी करें, क्योंकि पाकिस्तान में भी होता है, मिडिल ईस्ट में भी होता है, हमको भी धर्म के साथ लड़ना है, और साथ में हम यूएस और चाइना भी बन जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें सही या गलत की बात नहीं है, लेकिन इसके पाथ दो ही हैं और ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट पाथ है। मैं यहां पे ये भी ऐड करना चाहता हूं कि हर सिचुएशन का लाइफ में, दुनिया में कुछ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स है। धर्म के रास्ते पे चलने के भी अपने फायदे और नुकसान हैं, ये बिल्कुल गलत रास्ता नहीं है। धर्म के रास्ते चलने से हम कहीं ना कहीं ग्राउंडेड रहते हैं, हम एक डर में रहते हैं, हम ये मानते हैं कि ऊपर कोई बैठा है जो हमें देख रहा है, हमें ये अच्छा काम करना है, हमें इस तरह के गलत काम करने से बचना है। एक मेंटल पीस भी रहता है कि हमें कोई देख रहा है, और कहीं ना कहीं कम्युनिटी भी बिल्डअप होती है। लेकिन अगर इन टोटलिटी देखें तो धर्म के नुकसान ज़्यादा हैं वर्सेस फायदे। अगर आप पूरी ह्यूमन हिस्ट्री उठा के देखें तो इस दुनिया में आज दिन तक जितने भी बड़े बड़े वॉर्स हुए हैं, डिजास्टर्स हुए हैं और ट्रेजेडीज हुई हैं, ये सिर्फ एक फैक्टर को लेके हुए हैं, देम वर्सेस अस। मतलब वो लोग हमसे अलग हैं, वो हमारे लोग नहीं हैं। आप किस सेंस में? धर्म के सेंस में, रेस के सेंस में, कास्ट, जाति के सेंस में। दुनिया में सारे बड़े डिजास्टर इसी रीजन की वजह से हुए हैं। वो अलग है, हम अलग हैं, वो हमारे लोग नहीं है। तो इन टोटलिटी धर्म के कुछ फायदे हैं, क्योंकि हर सिचुएशन का कुछ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होता है। लेकिन नुकसान, मिजरीज, डिजास्टर्स और ट्रेजेडीज ज्यादा हैं धर्म की वर्सेस इसके फायदे। चलिए, ये तो अलग बात होगी, लेकिन अगर हम इसको वापस अपने टॉपिक पे लेके आए और सिर्फ ग्रोथ के टेम्पलेट की बात करें, तो हमारे पास यही सॉल्यूशन है कि आज की डेट में इंडिया में जो सिचुएशन चल रही है, हमारे पास ये दो ऑप्शन है, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। अब हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। हमने अमेरिका की पिछले 250 साल की ग्रोथ को डिस्कस किया, इन्होंने क्या क्या डेवलप किया, इनके यहाँ पे क्या क्या एडवांसमेंट्स हुई। आपको पता है कि अमेरिका में टोटल चर्चेज कितने हैं? इसका कोई एक स्पेसिफिक काउंट नहीं हो सकता, लेकिन जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि कुछ 3.5 लाख से 5 लाख के बीच में अमेरिका में चर्चेज हो सकते हैं। और इंडिया अमेरिका का 1/3 लैंड मास है। तो इंडिया में क्या आपको पता है कितने टेम्पल्स हैं? मैं टेम्पल्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया में हिंदू एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। तो इंडिया में भी कोई स्पेसिफिक काउंट नहीं हो सकता, बस ज्यादातर रिकॉर्ड्स ये इंडिकेट करते हैं कि कुछ 7 से 8 लाख के आसपास टेम्पल हो सकते हैं। अगर हम सारे छोटे बड़े श्राइन्स को भी इंक्लूड करें तो ये नंबर 20 लाख के आसपास भी हो सकता है, और अगर बाकी धर्मों को भी इंक्लूड करें तो 25 लाख तक ये नंबर जा सकता है। इससे आपको क्या समझ में आया कि क्या चर्चेज या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स सक्सेस डिक्टेट करते हैं, या फिर टॉप यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन, रीजनिंग या रिसर्च में इन्वेस्टमेंट,
वो सक्सेस डिक्टेट करते हैं। हमने अमेरिका की सक्सेस देखी और ये भी देख लिया कि वहां पे चर्चिज का काउंट कितना है वर्सेस इंडिया की सक्सेस, और जो आजकल इंडिया जिस पाथ पे है, और इंडिया में रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स का काउंट। तो इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि रिलीजन, गॉड, धर्म, जाति, ये सब जो बातें हैं ये बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सक्सेस के और कामयाबी के। मैं इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इन सब आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, इनके बारे में सोचें। मैंने इस चैनल पे और कई सारे वीडियोस बनाए हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक्स को कवर करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनको भी एक बार देखें। बट बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ये बात तो समझ में आती है कि सारे रिकॉर्ड्स, एविडेंसेस, हिस्ट्री के पास ट्रेंड्स, नंबर्स यही इंडिकेट करते हैं कि हमें ज़रूर ऐसा लग सकता है नैरेटिव्स को मान के या फिर हवा में होने वाली बातों को सुन के कि इंडिया बहुत जल्दी विश्वगुरु बनने वाला है, इंडिया का दुनिया में बहुत सिक्का है, इंडिया ग्लोबल लीडर बनने वाला है। हम सब चाहते हैं कि बने, लेकिन डेटा तो ये इंडिकेट नहीं करते, बल्कि डेटा तो ये इंडिकेट करता है कि इंडिया बिल्कुल उसके उल्टे रास्ते पर चल रहा है। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।